नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो कैप्टन बैच है उसमें हमने आपके वादा किया था आपको सभी जो बुक है, जो भी आपके सिलेबस है, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर एक एक पोर्शन हम लोग आपको कंप्लीट करवा के देंगे। इस कैप्टन बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2026 का जो आपका टारगेट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसमें अधिक से अधिक अंक कैसे लाएंगे वो हम आप लोग को एक एक करके हमारे गाइडेंस में आपका कंप्लीट होगा। हम आपको सभी चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट का जो जो पोर्शन होता है सभी कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट होता है वो भी हम लोग करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आपका जो भी आपके बिहार बोर्ड के जो आपके आते हैं मॉडल प्रैक्टिस, वो भी आपको प्रॉपर एक कंप्लीट तैयारी। अगर आप क्लास 10th में, अगर आप क्लास 10 को अच्छे से टारगेट करके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं क्लास 10 में अच्छे से पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा कैप्टन बैच जो कि पहले शुरू हो चुका है, उसी में हम लोग संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, ये सभी सब्जेक्ट का एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी में आज की श्रृंखला में हम हिंदी पे बात करेंगे। हिंदी का जो है हम लोग पहले बुक खत्म कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं बुक के साथ व्याकरण भी साथ साथ उसके पैरेलल चले, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह चाहते हैं, पहले बुक कंप्लीट करें हम लोग या पहले बुक और व्याकरण दोनों को एक साथ चलाया जाए। तो इसमें आपकी क्या राय है, एक बार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने 3 आपका प्रोज का जो आपके पद्य खंड है वो हमने कंप्लीट किया है। उसके अलावा हमारे हिंदी की बात करें तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। उसके बाद श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा भी हमने खत्म किया। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, जिसके वक्ता है बेसिकली एक भाषण है फ्रेडरिक मैक्समूलर का। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक एक करके, इस पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है, भारत के बारे में उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि ये भाषण है तो भाषण किस प्रकार कब दिया गया है, कैसे दिया गया, एक एक करके हम समझेंगे। जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं, जैसा कि आप लोग को शुरू करना चाहिए, सबसे पहले किसी भी हमारा जो भारत से हम क्या सीखें या फिर कोई भी चैप्टर हो, हम लोग पहले लेखक परिचय या फिर कवि परिचय के बारे में जानते हैं। क्योंकि इससे मस्ट क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। जब से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम ले रहा है तब से लेके अभी तक ये क्वेश्चन आते हैं। पहले तो डायरेक्ट आपका मैचिंग्स में आता था, लेकिन जब से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है तब से ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आते हैं। हर एक लेखक परिचय आपको देखने को मिलेगा। फ्रेडरिक मैक्समूलर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। श्रम आपके भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं। ये भाषण जो है इनका वही है, वक्ता बोल सकते हैं आप इनको। तो सबसे पहले इनके जन्म परिचय के बारे में बात जानेंगे, इनके जन्म से रिलेटेड बातें जानेंगे। तो इनके जन्म की बात करें, फ्रेडरिक मैक्समूलर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेउस नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेउस में। कब हुआ था? 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में हुआ था। और जर्मनी के डेउस नामक नगर में कहाँ हुआ था? सॉरी, डेउस नहीं, डेसाउ नामक नगर में हुआ था। कहां पे? डेसाउ नामक नगर में फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग पिता के नाम, पिता की बात करें। फ्रेडरिक मैक्समूलर के पिता का नाम क्या है? वेलम मूलर। वेलम मूलर। अब इसके बारे में, पिताजी के बारे में क्या है, जब मैक्समूलर 4 वर्ष की आयु के थे, जब मैक्समूलर 4 वर्ष की आयु के थे, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया था। किनका देहांत हो गया? विलियम मूलर का आपका विलियम मूलर का आपका देहांत हो गया। आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु की। फ्रेडरिक मैक्समूलर की, किसकी मृत्यु? फ्रेडरिक मैक्समूलर की मृत्यु की बात करें तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी तक ये इनके जन्म से संबंधित है। इनके पिताजी का क्या नाम था, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। जीवन परिचय के बारे में। आगे इनकी शिक्षा की बात करेंगे, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े और क्या क्या शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है, इन्होंने क्या ऐसा पढ़ा जिसके कारण हम इन्हें पढ़ रहे हैं, हम इनके भाषणों को पढ़ रहे हैं। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पिता की मृत्यु के बाद, चूंकि मैंने आपको बताया कि 4 वर्ष की आयु के जब थे फ्रेडरिक मैक्समूलर, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो पिता की मृत्यु के बाद यानी 4 वर्ष के पश्चात उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। तो सब कहती है, किसी भी परिवार का जो होता है एक स्तंभ होता है, उस परिवार को चलाने के लिए पिता की बहुत आवश्यकता होती है। उसी प्रकार फ्रेडरिक मैक्समूलर की मृत्यु, फ्रेडरिक मैक्समूलर के पिता की मृत्यु के बाद उनकी परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो गई थी, बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गई थी। बावजूद इसके मैक्समूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। शिक्षा दीक्षा मैक्समूलर ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, शिक्षा दीक्षा मैक्समूलर की बाधित नहीं हुई। मैक्समूलर ने बचपन में ही
संगीत के अलावा ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। तो मैक्स मूलर की शिक्षा किसमें हुई? सबसे पहले ग्रीक और लैटिन भाषा में मैक्स मूलर बहुत ही निपुण हो गए थे। क्या हो गए थे? निपुण। और लैटिन भाषा में भी कविताएं लिखने लगे। मैक्स मूलर बचपन से ही लैटिन भाषा में कविताएं लिखने लगे। बहुत सारी कविताएं मैक्स मूलर लैटिन भाषा में लिखने लगे। मैक्स मूलर कविताएं बचपन में किस भाषा में लिखते थे? लैटिन भाषा में लिखते थे। तो एक बार यहां से भी आप ये पोर्शन उठा सकते हैं, किस भाषा में? लैटिन भाषा में मैक्स मूलर कविताएं लिखते थे। मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में से संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब एक चीज देखें, यहाँ पे 3 भाषाएं आती है। सबसे पहले आपका ग्रीक, लैटिन और संस्कृत। ग्रीक, लैटिन और संस्कृत। तो सबसे पहले ये यूरोपियन थे तो ग्रीक और लैटिन तो पढ़ते थे, इसके अलावा संस्कृत का भी अध्ययन इन्होंने किया। तो 3 भाषाओं का अध्ययन किन्होंने किया? फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने 3 भाषाओं का अध्ययन किया। किसमें? ग्रीक का अध्ययन किया, लैटिन में ये कविताएं लिखते थे, और कौन से विश्वविद्यालय? लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। लिपजिंग यूनिवर्सिटी से इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। तो 3 आपके यहाँ से 3 फैक्ट आपके बनते हैं। मैक्स मूलर की जो दयनीय परिवार की दयनीय स्थिति के बावजूद उन्होंने अपने पढ़ाई नहीं रोकी, पढ़ाई कंटिन्यू किया, और उसके बाद उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज और उसमें पढ़ाई की। इसके अलावा ग्रीक लैंग्वेज को जाना, फिर लैटिन में उन्होंने कविताएं लिखी, और लिपजिंग यूनिवर्सिटी से संस्कृत का भी अध्ययन किया। आगे बात करते हैं हम लोग साहित्यिक रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं क्या है, साहित्यिक क्या, कौन कौन सी? मैक्स मूलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। मैक्स मूलर ने हितोपदेश जो है वो भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। इंडियन आपका बोल सकते हैं, इंडिया का जो हितोपदेश है भारत का, उसका जर्मन भाषा में, ये कौन सा आपका संस्कृत या हिंदी में है, जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। और इसी समय इन्होंने कठ और के आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद, मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद भी किया। अब एक चीज, इन्होंने जितने भी भारत की जो भी अच्छी बुक्स थी, जो इन्होंने पढ़ा, जिनसे ये प्रभावित हुए, उन सभी पुस्तकों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ताकि वो जर्मन के लोग भी उन विचारों को, उन भाषाओं को जान सके। बेसिकली फ्रेडरिक मैक्स मूलर भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्या थे? भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित होने के कारण इन्होंने कई ग्रंथों का ही, जैसे हितोपदेश हो गया अनुवाद, कठ और के का आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद, मेघदूत का जर्मन में पद्य अनुवाद, ये सब का क्या किया? अनुवाद किया। तो साहित्यिक रचनाओं में इन्होंने अनुवाद पे ध्यान दिया, क्योंकि जानते हैं इन्होंने 3 लैंग्वेज में बहुत ही महारत हासिल, संस्कृत और कौन सा? लैटिन और ग्रीक। ये 3 में आपका थी। उसके अलावा जो इनके जो भी ग्रंथ थे, जो भी इंडिया के जो भी आपके बुक्स थी, उन्होंने इनको जो इनको पसंद आए, उन्होंने इनका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। आगे हम बात करेंगे सम्मान, इनको क्या क्या उपाधियां मिली, क्या क्या इन्होंने अचीव किया अपने जीवन में। मैक्स मूलर के प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया, सामग्री यानी महारानी के सम्राट की जो आपका स्त्रीलिंग रूप क्या बोलेंगे आपको? सामग्री, साम्राज्ञी, साम्राज्ञी। सम्राट की जो स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? साम्राज्ञी विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी, ने 1868 ईस्वी में अपने ऑसबॉर्न प्रसाद में ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। अब एक चीज देखिए, मैक्स मूलर ने का प्रकांड, तो ये जो हैं बहुत अच्छे जानकार हैं, अलग अलग विषयों के अच्छे जानकार हैं। इन्होंने जब बहुत सारी हिंदी भाषाओं का, जो भी इंडियन जो स्क्रिप्चर्स थे, उन सभी का जब अनुवाद किया जर्मन में, तो उनसे इनकी ख्याति फैली, जर्मनी में फैली, पूरे यूरोप में फैली। तो इनके प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर, ये बहुत अच्छे जो जानकार थे, उससे प्रभावित होकर साम्राज्ञी यानी महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में इन्हें अपने ऑसबॉर्न प्रसाद में ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना, यानी ये जो पूर्वी देशों के जो आपके ऋग्वेद है, जो भी आपके बुक्स हैं, उन सभी का तथा यूरोपियन भाषा में की तुलना, यानी संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं की तुलना के विषय पर व्याख्यान देने के लिए, उससे रिलेटेड भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। जब इन्हें आमंत्रित किया गया, तो आमंत्रित होने के बाद इन्होंने ऐसा भाषण दिया, ऐसा वक्तव्य पेश किया, ऐसी पॉइंट रखे। इनके इस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई, इनके जो भाषण दिए इन्होंने अपने ऋग्वेद पे दिए, हमारे जो भाषण दिए संस्कृत पे दिए, इतनी प्रभावित हुई
कि इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। देखिए जिस प्रकार अलग अलग उपाधियां अभी चलती है, जैसे भारत रत्न, अलग अलग देशों के अलग अलग जो सम्मान होते हैं, तो उस समय इंग्लैंड के नाइट में एक उपाधि चलती थी नाइट नाम से, तो नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। लेकिन मैक्स मुलर को यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो क्या जब इनसे प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने इनसे कहा कि हम तुम्हें नाइट की उपाधि देते हैं, इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। लेकिन मैक्स मुलर को लगा ये जो पदवी है बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही छोटा है हमारे संस्कृत के सामने, हमारी जो पंडित्य के सामने इन्हें अपना ये नाइट की उपाधि बहुत छोटी लगी, जिसके कारण इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तो क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है, निम्न में से किन्होंने नाइट की उपाधि का त्याग कर दिया? निम्न में से किन्होंने नाइट की उपाधि का त्याग कर दिया? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर आपका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं आपका साहित्यिक विशेषताओं की बात करें फ्रेडरिक मैक्स मुलर की, तो मैक्स मुलर वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत मानने वाले विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। यानी मैक्स मुलर वेदों, पुराणों, इन सबको मानने वाले बहुत ही अग्रणी माने जाते हैं कि ये बहुत ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वेदों एवं पुराणों का गहन अध्ययन करके सभ्यता का मूल स्रोत माना है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि मानव जो सभ्यता है, इन सभी का जो मूल क्या है, वेद है, पुराण है, विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। क्वेश्चन हमेशा यहां से बनते हैं दोस्तों। इस लाइन को बिल्कुल रेड से आप अंडरलाइन कर लीजिए। किसे कर लीजिए? रेड से आप अंडरलाइन कर लीजिए। रेड नहीं हो रहा भाई। हाँ, क्या वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? किसे? फ्रेडरिक मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। मैक्स मुलर का भारत के प्रति अनुराग विख्यात है। अब एक चीज, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? किन्हें कहा है? वेदांतियों का भी वेदांती किन्हें कहा है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर को कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा बनता है कि वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर को कहा गया है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। मैक्स मुलर का भारत के प्रति अनुराग बहुत ही विख्यात है। भारत के प्रति उनका प्रेम, भारत से बहुत प्रेम करते थे। कौन? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। यूरोप से होते हुए भी भारत के प्रति इतना प्रेम बहुत ही विख्यात है। इन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंता को यथार्थ रूप में लोगों के सामने उजागर किया। यानी भारत के जो पूर्वज थे वो भारत को कैसे बनाना चाहते थे, वो भारत क्या था पहले, उन सभी के बारे में यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छे से उजागर किया, उनके सामने उजागर किया। भारत में लोगों के प्रति उनके ग्रंथों को भारत में ही भारत के लोगों को समझाया कि आप कौन हैं और क्या हैं। आगे बात करते हैं इसमें पाठ परिचय। अब भारत से हम क्या सीखें? जैसे मैंने आपको बताया था, चूंकि एक भाषण है, ये कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है, कब फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने इस भाषण को कहा है, कैसे ये हमारे बुक तक आया, हम एक बार उसके बारे में जानेंगे पाठ परिचय में। प्रस्तुत पाठ, भारत से हम क्या सीखे। यह जो हमारा पाठ है, यह जो हमारा लेसन है, भारत से हम क्या सीखे। वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला का एक अंश है। अब एक चीज, अभी जो हमारी सिविल सेवा परीक्षाएं होती है, हमारे जो डीएम साहब आते हैं, हमारे जो कलेक्टर साहब आते हैं, वो कहाँ आते हैं? भारत से चुन के आते हैं, यूपीएससी के द्वारा, सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा चयनित होके आते हैं। लेकिन अंग्रेज के समय का जो सिविल सेवा होता था, अंग्रेजों की भारतीय सिविल सेवा जो होती थी, उस समय के जो कलेक्टर होते थे वो कहां से आते थे? चयनित होकर अंग्रेज अधिकारी आते थे। कहां से आते थे? इंग्लैंड से आते थे। तो इंग्लैंड से जब पहली बार वो सारे जब बैच आया, तो उनकी सामने फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने उनको संबोधित किया, उनको भारत के बारे में बताया। उसी का ये एक अंश है। कहां? भारत से हम क्या सीखे। फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने बताया उन लोगों को कि आप लोगों को भारत से क्या क्या सीखना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके बताएंगे हम लोग आपको, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा किया गया। अब एक चीज, फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने, चूंकि वो सामने वाले सुनने वाले भी अंग्रेज, बोलने वाले भी अंग्रेज, तो बोलेंगे कैसे? अंग्रेजी में। तो ठीक है, तो क्या था वो जो भाषण थी वो अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में थी। तो उसका भाषांतरण यानी उसका ट्रांसलेशन किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषण किसका है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर का, लेकिन ट्रांसलेशन डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया। मैक्स मुलर ने भाषण में भारत की प्राचीनता एवं विलक्षणता तथा प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता सदा से ही भारत की संस्कृति से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है।
वो जो नए नए जो सिविल सर्विस के सिविल सर्वेंट आए थे, जो बड़े बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने उनको मैक्स मुलर ने भारत के बारे में बताया कि वो कैसे पूरा विश्व भारत से सीखता है। आगे बात करेंगे। और उनके लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वो भारत में उनकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। और उन्होंने कहा है, उन्हें अधिकारियों को कहा है कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या है? जिस प्रकार बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हमारा बैच एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसी प्रकार मैक्स मुलर कहते हैं कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ रह के भारत से कुछ सीख के जा सकते हैं। आपको क्या क्या सीखना चाहिए? मैक्स मुलर के द्वारा यह भाषण स्वदेशाभिमान और विलोपन के इस दौर में विशेष प्रासंगिक और सार्थक है। बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक भाषण उनका है। नई पीढ़ी अपने देश और इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, प्राकृतिक वैभव, ज्ञान, साधन आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। हमारी जो नई पीढ़ी है, आप लोग जो है क्लास 10th के बच्चे हैं, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको इस भाषण से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए हमारी ये पाठ्य पुस्तक में है। फ्रंट टू हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हमने आपको फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफली आपको यहाँ पता चल गया होगा। फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बारे में आपको पता चल गया होगा। 4 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात बहुत सारी आपकी लैंग्वेज इन्होंने सीखी, संस्कृत भी सीखी। उसके बाद इन्होंने भारत से बहुत प्रभावित, भारत की सभ्यता से बहुत प्रभावित होकर, भारत के ग्रंथों से बहुत प्रभावित होकर बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद इन्होंने जर्मन भाषा में किया। और इनकी विद्वानता से बहुत ही मतलब प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने इन्हें इंग्लैंड भी बुलाया, जहां इन्हें नाइट की उपाधि मिले। लेकिन इन्होंने लगा इनके सामने बहुत छोटा है, इसलिए उनका त्याग कर दिया। तो ज्यादा हम लोग नहीं बताएंगे। इसके बाद आगे आप लोग, इतना से ही आपका क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग इसके बाद पाठ पे चलेंगे, एक एक करके एक एक लाइन समझेंगे। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो मैं बताऊंगा कि वह देश है भारत। अब फ्रेडरिक मैक्स मुलर अपना भाषण की शुरुआत कहते हैं और कहते हैं कि सर्वविध संपदा यानी इस दुनिया में सबसे अच्छा देश, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, सबसे सुंदर दिखने वाला, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस भूमंडल पर यानी इस संसार में कोई देश है तो अगर आप फ्रेडरिक मैक्स मुलर कहते हैं कि अगर आप हमसे पूछिएगा तो कहेंगे वो देश खाली भारत है। कहां? भारत, जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, जहां जमीन पर ही स्वर्ग दिखता है, जहां जमीन पर ही स्वर्ग दिखता है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग के लिए वो भी मनन के योग्य है, तो मैं यहां भी भारत का ही नाम लूंगा। क्या कहते हैं? यदि आप जानना चाहेंगे कि मानव के मस्तिष्क का सबसे अच्छा विकास कहां पे हुआ, सबसे अधिक विकास कहां पे हुआ, तो हम कहां का नाम लेंगे? भारत का नाम लेंगे। हम लोग यूरोपियन, हम यूरोपियन भारत का नाम लेते हैं। हम यूरोपियन कहां? भारत का नाम किनको पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूरोपियन पढ़ते हैं प्लेटो और कांट को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? प्लेटो और कांट को पढ़ते हैं। प्लेटो और कांट को पढ़ते हैं। लेकिन उन सभी दार्शनिक, लेकिन वो दार्शनिक, हम यूरोपियन प्लेटो और कांट को पढ़ते हैं, लेकिन प्लेटो और कांट कहां से पढ़े हैं? प्लेटो और कांट जहां प्रभावित थे वो कौन थे? वो देश भारत ही था। और यदि यूनान, रोमन और सेमेटिक जातीय के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए? अब यूरोपियन लोग हम लोग कहां कहां से पढ़ते हैं? यूनान और रोमन और सेमेटिक, यहूदी, इन सभी की विचारधारा को हम यूरोपियन पढ़ते रहते हैं। लेकिन इन सभी के अलावा हमें और क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा जीवन अंतराल परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, तो यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए? तो यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। कहते हैं क्या कि यदि हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं? यूनान को पढ़ते हैं, रोमन को पढ़ते हैं, सेमेटिक को पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें और क्या पढ़ें जिससे हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा जीवन का सर्वांगीण विकास हो? तो हम किसका नाम लेंगे? वो भी भारत का ही नाम लेंगे। तो भारत का इन्होंने बढ़ चढ़ कर व्याख्या की है, बढ़ चढ़ के भारत की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले उन सिविल सेवा अधिकारियों को बताया है, उन बड़े बड़े अधिकारियों को बताया है जो बैच आया था। अब आगे बताते हैं।
जो लोग आजकल भारत में घूम कर आए हैं, अभी अभी जो लोग भारत से में घूम कर आए हैं या फिर घूम कर गए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत में कलकत्ता, बंबई, मद्रास या ऐसे दूसरों शहर ही याद होंगे। अब कुछ लोग गए भारत घूमने के लिए, अब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वहां कहाँ कहाँ जाते हैं, उन देश के शहर गए होंगे, कलकत्ता गए होंगे, मुंबई गए होंगे, मद्रास गए होंगे। जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है। अब वो क्या कहते हैं कि आप कलकत्ता, बंबई इस सब जगह घूम के आए हैं ना, लेकिन मेरा ध्यान, मैक्स मुलर का ध्यान किधर है? नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है। भारत के जो नागरिक हैं, जो गांव में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, ग्रामवासी जो हैं, उन पर है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन आपके गांव में ही हो सकते हैं। ये एक और चैप्टर हमारा कहाँ प्रोज में है, हमारे जो पद खंड में भी है, हिंदुस्तान बसा है गांव में, वहां भी कहा गया है कि गांव का जो है हिंदुस्तान वास्तव में भारत गांव में बसा है। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज भारत भी ऐसा अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं सदी में हम यूरोपियन लोग के लिए भी उतना ही वांछनीय। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज भारत अनेक समस्याओं से भरपूर है, बहुत सारी समाधानों से भी भरपूर है, लेकिन भारत को पहचानने के लिए हमें दृष्टि की, सही दृष्टि की आवश्यकताएं है। आगे बात करते हैं हम लोग। यदि आपकी अभिरुचि पैट किसी विशेष में है, यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में अधिक रुचि रखते हैं, आपका मन ठीक है, आप तो सिविल सर्विस करने आ गए, आप तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट बन के आ गए, यहाँ पे आप क्या, आप बड़े बड़े अधिकारी बन के आ गए, लेकिन इसके अलावा भी आपकी रुचि कहीं और है, किसी अन्य क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। आप यहाँ पे आए हैं तो उसके विकास एवं पोषण के लिए आपको यहाँ पे पर्याप्त अवसर मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत के प्रवास, ज्ञान विज्ञान और के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप बहुत बड़े चिंतक हैं, बहुत बड़े चिंतन मनन करने वाले हैं, तो भारत आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, यदि आप भूमि विज्ञान में रुचि रखते हैं, कि मतलब भू विज्ञान आप समझ रहे हैं कहां से, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, नाले, नदी के बारे में, इन सब के बारे में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप बहुत अच्छे चिंतक हैं तो आपको यहाँ चिंतन करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप भू विज्ञान से रिलेटेड, अगर आप भू विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिमालय से लेकर कहां तक, श्रीलंका तक एक विशाल भूप्रदेश जहां सब कुछ है, हिमालय जैसी पहाड़, पठार, गंगा का मैदान, इसके अलावा आपको जितने भी भू आकृति हैं वो सभी आपको भारत में मिलेंगे। आप कितना भी खोज कीजिए, यहाँ पे करते रहिए, अपना यहाँ रिसर्च करते रहिए। आगे बात करते हैं हम लोग। यदि आप वनस्पति जगत में विचरण करते हैं, यदि आप वनस्पति जगत में विचरण चाहते हैं, तो भारत में ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक है जो अनेक वैज्ञानिकों को, हरकस जैसे अनेक वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कौन? वनस्पति जगत में अगर आप कुछ रखते हैं, अगर आपका नॉलेज है कुछ वनस्पति जगत में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारी वहां भी आपको भारत में अनेक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान श्री हेकल जो है उस समय क्या करते थे, जीव जंतु विज्ञान पे जब ये भाषण दिया जा रहा था उस समय उस पर रिसर्च कर रहे थे। श्री हेकल की ओर अवश्य होगा जो इन दिनों भारत के कायांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट में मोती बीन रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी जीव जंतु संबंधित जो विज्ञान है, जीव जंतु जो वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक कौन थे? श्री हेकल। वो कहाँ थे? उस समय भारत में थे और भारत में वो अपना रिसर्च कर रहे थे, और वो इस समय समुद्र तट पे मोती बीन रहे हैं, यानी बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे उनको फायदा हो रहा है। तो आप उन अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। भारत का यह निवास काल
उनके जीवन का सबसे सुनहले सपने को साकारता जैसा है। यानी भारत में जब से वो रिसर्च करने आए हैं, भारत में जब से वो रिसर्च कर रहे हैं, उनके जीवन का सबसे सुनहरा पल ये उनका साबित हो रहा है। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। नृवंश विद्या, नृवंश विद्या यानी आपकी पुरातात्विक जो विद्या होगी, यदि आप पुरातत्व के प्रति रुचि रखते हैं तो भारत आपको जीता जागता संग्रहालय लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकाले, ये ढूंढ लिखा हुआ है, आपका ढूंढ निकाले, आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कर्निघन का भारतीय पुरातत्व संरक्षण का वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय अथवा किसी बिहार क्या है आपका बिहार के ध्वंस विशेषणों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा अवश्य उठ खड़ा होगा। कहां पे लिखा हुआ है? आतुर हो उठेगा। ठीक है, क्या हो पड़ेगा? आतुर हो उठेगा। चलिए इसी में बात करेंगे। यदि आप पुरातत्व में रुचि रखते हैं तो आपका जर्नल कर्निघन का नाम आता है। कर्निघन के बारे में बात करेंगे। कर्निघन कौन थे? भारत के एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपकी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, जनरल कर्निघन के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जो प्रयास किए गए थे, उनके द्वारा ही किए गए थे। और उन्हीं का जिक्र यहाँ पे मिलता है कि जनरल कर्निघन की वार्षिक रिपोर्ट, यानी जनरल कर्निघन कहते थे कि भारत में पुरातत्व का एक विशेष स्थान है। भारत के जो पुरातात्विक जो आपकी शिक्षा है, पुरातत्व की ओर जो उनकी उपलब्धि है भारत की, उनके बारे में इन्होंने बताया है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण का वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। यानी जनरल कर्निघन की जो रिपोर्ट है उनको आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आगे बात करेंगे आपको इसी में। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, पुराने किस्म के जो राजा महाराजों के जो पुराने सिक्के हैं उनके बारे में आप रुचि रखते हैं, तो भारत भूमि में ईरान, केरियन, प्रेसियन, पर्थियन, कुरियन, मेकेडियन, सको, रोगन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिणाम में उपलब्ध होंगे। यहाँ पे अगर आप पुराने सिक्कों के बारे में रुचि रखते हैं, पुराने चीजों के बारे में रुचि रखते हैं, एस्थेटिक चीजों में रुचि रखते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत भंडार मिल जाएंगे। पुरातत्व में, खनन में, हर एक क्षेत्र में आपको कई ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यहाँ वॉरेन हॉस्टिंग जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो बताते हैं कि यहाँ आपके सिक्के के बहुत बड़े भंडार आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक और जिक्र करते हैं, जब वॉरेन हॉस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ना तो जनरल थे यहाँ पे आपका थे, तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा, क्या है आपका घड़ा मिला था। क्या मिला था? घड़ा मिला था। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के को यह समझकर भिजवा दिया कि एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। तो वॉरेन हेस्टिंग को एक घड़ा, एक सिक्का का घड़ा मिला था, जो वो क्या किए थे, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने हेडक्वार्टर में भेज दिए थे। कहाँ भेज दिए थे? इंग्लैंड। और वो उनको सिक्का कहाँ से मिला था? वाराणसी में उनको मिला था, जिनमें कितने कितने 172 सिक्के थे। और उन्होंने क्या किया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर यानी इंग्लैंड भेज दिया था। और इस प्रकार वो क्या सोच के भेजे थे कि वो जब हमको भेजेंगे तो हमारा बहुत ही वाहवाही होगा, बहुत ही अच्छा चीज होगा उनको, कि बताया जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने इतना बड़ा पुरातात्विक खोज करके बहुत ही हेल्प किया है। तो और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। और वो सोचे थे कि मेरा बहुत ही गुणगान होगा और हमको सब लोग ईमानदारी के मिसाल के रूप में जानेंगे। लेकिन किंतु इन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं का यही नियति थी कि कंपनी का निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाया। जब वो वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा उन्हें, तो क्या किए, कंपनी के लोगों ने उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझा। उन्होंने देखा अरे बाहर सोना आया है, क्या किया है, सोना आया है, और ना पाया। और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। क्या किया, जितना भी उनको सिक्के मिले थे उन सभी को गला डाला। क्या किया, गला डाला। और जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटे तो स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। और जब गला डाला तो वॉरेन हेस्टिंग जब यहां से इंग्लैंड वापस लौटे, क्योंकि सिक्कों को ऑलरेडी उन्होंने भेज दिया था, जब वो लौटे इंग्लैंड से तो स्वर्ण की मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, वो सभी मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोग पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। अब वो कहते हैं कि आप
भारत के अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपको भी ऐसा कुछ मिल सकता है जिस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना होने दें। आगे बात करेंगे। देवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उनके फलस्वरूप संपूर्ण देवता विज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हो गया। देवत विज्ञान यानी यहाँ के देवता, यहाँ जो पूजे जाते हैं, यहाँ के जो देवी देवता हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बात की। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता है। दैवत विज्ञान यानी हम किनकी पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि दैवत विज्ञान की सबसे अच्छी आधारशिला आपको भारत में मिलेगी। यहाँ पे लोग वायु की पूजा करते हैं, यहाँ पे क्या हो पूजा होती है, यहाँ के नदियों की पूजा होती है, यहाँ पे वास्तविक जो देवता है उनकी पूजा होती है। तो देवताओं की असली पहचान आपको भारत में ही मिल सकती है। कहाँ? भारत में ही। और यहाँ की देवताओं की इस विज्ञान की यानी किस विज्ञान की? दैवत विज्ञान की व्यापक रूपरेखा वो कैसा होना चाहिए अभी निर्मित नहीं है, अभी विश्व रूपी संसार में अभी उस तरह से निर्मित नहीं है। लेकिन वो निर्माण करने का सबसे अच्छा जगह, सबसे अच्छा प्लेस जो है जहां आप दैवत विज्ञान को सही ढंग से उजागर कर सकते हैं, वह सही ढंग से भारत में ही हो सकता और अन्यत्र यानी अन्य कहीं नहीं हो सकता। नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। अब एक चीज बताते हैं आपको, इसको रुकिए तो। हाँ, नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। नीति कथाएं छोटी छोटी जो हमारी नानी, हमारी जो दादियां हैं, जो कहानी सुनाते रहती थी, नीति कथाएं जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता था, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती थी, जिनसे हमें कुछ नीति की बातें मिलती थी, हमारे यहाँ प्रचलित है। और वो कहानियां कहाँ यहीं से गई है, कहाँ से? अब एक चीज, क्योंकि यह समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम। पूर्व क्या होता है? पूर्वी देश यानी भारत जैसे देश। हमारे जो पूर्वी देश किसे कहते हैं? एशिया को, एशिया में जितने भी देश हैं, भारत हो गया, चाहे वो चाइना हो गया, उन सभी को पूर्वी। लेकिन पश्चिमी देश, मॉडर्न जो देश हैं, अमेरिका, यूरोपियन, इन सभी को पश्चिमी देश कहते हैं। तो कहते हैं वो पूर्व से यानी हमारे देश भारत से पश्चिम की ओर आती रही है। कहाँ? पश्चिम की ओर वापस जाती रही है। कहाँ? जो बहुत सारे जो नीति कथाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती रही, यानी भारत से यूरोपियन कंट्री में जाती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। यानी अब वो कहते हैं कि हमारी जो कहावतें हैं, हम जो मुहावरे कहते हैं, उनका प्रमुख स्रोत जो है, प्रमुख जो स्रोत है, उनको बौद्ध धर्म को माना जाता है। किंतु वहां भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अनेक समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। अब एक चीज कहते हैं, अब वो उदाहरण देते हैं, जो दंत कथाएं हैं जो एक दूसरे के सुनने से जाती है, कहावतों की बात करते हैं, तो कहावतों के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि शेर की खाल में गधा की। यह कहावत सबसे पहले यूनान के एक प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिटिलस में मिलती है। अब एक चीज, ये जो शेर की खाल में गधा है, यह एक कहावत है, वो यूरोप में कहाँ मिलती है? यूनान के एक प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिटिलस में मिलती है, वहां से मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? तो एक चीज बात है, ये जो शेर की खाल में गधा, ये ज्यादातर कहाँ फेमस है? पूर्व की ओर फेमस है, इंडिया में फेमस है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? यानी भारत जैसे रीजन से, भारतीय प्रायद्वीप से क्या ये उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम न्यायालय या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं, जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहा को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती है। यह एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची? वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में स्ट्रिटिस और कहानियों में स्थान कैसे पा गई? इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। यानी वो कहते हैं कि हमारी जो नीति कथाएं, हमारी जो दंत कथाएं, हमारी कहावतें हैं, बहुत सी चीज भारत से इंस्पायर हुई है, बहुत सी चीज
भारतीय प्रायद्वीप से इंस्पायर हुए, बहुत से चीज पूर्व से इंस्पायर है। भारत जो है, इंडिया जो है, वो इंस्पायर करता है किनको? पश्चिम को। बहुत से पुराने समय से ही उसको इंस्पायर किया गया, चाहे वो दंत कथाओं में हो, चाहे अनेक क्षेत्रों में इंस्पायर कर रहा है। आगे बात करते हैं इसमें। हमें इससे भी और अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। अब इसमें और पीछे जाना होगा। कहाँ? और पीछे जाना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। अब वहां भी भारत और पश्चिम के दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं यानी समानताएं मिलेगी। यद्यपि यह निश्चित रूप से ही नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर या थी अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गई। अब ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, हो सकता है यहां से ना वहां गई हो या वहां से यहां आ गई हो, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलेमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन का साधन सुलभ हो चुके थे। अब एक चीज, लेकिन चलिए ये ठीक मान लेते हैं कि वो दंत कथा है, इधर से उधर ना गई हो, पूर्व से पश्चिम ना जाके पश्चिम से ही पूर्व आ गई है। लेकिन यह तो जरूर प्रमाणित हो चुका है कि सोलेमन के समय यानी सोलोमन के समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन, मतलब जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत सुलभ हो चुका था। भारत और सीरिया फिलिस्तीन इजराइल, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, उन दो जो समुद्री मार्ग थे वहां पे आवागमन यानी समुद्री मार्ग से भारत यूरोप से कनेक्ट हो रहा था। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं को वो फिर से निर्यात की बात बाहवल में कही गई है। एक मिनट, हाँ क्या है? इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी के दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं को वो फिर से निर्यात की बात बाहवल से कही गई है, ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। और भी जो निर्यात हैं, जो अलग अलग देशों में जो हाथी के दांत, बंदर, मोर, जो सुंदर सुंदर जो पशुओं के जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो भारत के अलावा नहीं पाई जाती। हाथी के दांत, मोर, ये सभी जो है कहाँ के? भारत की संपदा है और ये भारत के अलावा कहीं से कहीं नहीं पाई जा सकती। और यह मान लेने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल उप हो गया था। और यह भी मानना सही है कि भारत और जो फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर है, ये जो रीजन है भारत और यूरोप को जोड़ने वाला ये जो क्षेत्र है, वहां ऑलरेडी व्यापार हुआ करता था समुद्री मार्ग से। यहां तक कि शाहनामा के रचनाकार जो 10वीं-11वीं सदी में शाहनामा के रचनाकार में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापार के संबंध को नहीं हुए करते थे। अब एक चीज बताते हैं, यहां तक के बाद शाहनामा के रचनाकार जो कि 10वीं-11वीं सदी में भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापार संबंधों को दर्शाया है। आगे बात करते इसमें। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। अब एक चीज बताते हैं कि आप में से बहुत, आप तो बिल्कुल विद्वान है, तभी इस पदवी पर अभी आके पहुंचे हैं। चूंकि ये देखिए अभी संबोधन चल रहा है, भाषण चल रहा है, तो अभी वो कहते हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। आपने सिर्फ भाषाओं का अध्ययन नहीं किया, भाषा विज्ञान वो कैसे बनी है, कैसे डेवलप हुई है, उसको आगे और कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसका भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय के संबंध में भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? अब एक चीज, अब जब भाषा विज्ञान के लोग जब आप हैं, जब आप भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जब रुचि रख रहे हैं, तो एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपको लगता है भारत से ज्यादा अच्छा कहीं व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय के संबंध में भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर, भारत से अच्छा अवसर कहीं प्राप्त हो सकता है आपको भाषा विज्ञान के क्षेत्र में? आगे वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंड जैसी अनेक भारतवासी जातियों का बोलचाल और भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण का अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त होगा। अब एक चीज कहते हैं कि भाषा विज्ञान की अलग अलग भाषाएं कैसी बनती है।
जैसे मान लीजिए एक भाषा से कहीं चल रही है, कहीं कुछ आक्रमण हो गया तो दो भाषाएं आपस में मिक्स हो जाती है, अब दोनों को मिलके एक तीसरा भाषा बन जाता है, ठीक है। अलग अलग रीजन में इसी तरह की भाषा होती है। जैसे बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी 6 से 7 लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन इन सभी का मूल हिंदी है। क्या है? इन सभी भाषाओं का मूल हिंदी भाषा है। हिंदी का जो मूल है वो संस्कृत है। तो ये क्या है, अलग अलग भाषाओं के मेल से, भाषा विज्ञान ही कहते हैं इसको, अलग अलग भाषाओं के मेल से एक नई भाषा बन जाती है। इसी प्रकार जब भारत में आपको आर्य, द्रविड़ और मुंड जैसी अनेक भारतवासी जातियों का, इनकी भाषाएं जब हुआ करती थी, तो जब बाद में फिर यूनानियों, पुचहुन अरब और इसके अलावा ईरानी, मुगल आक्रमणकारी, इन सब जब आए, फिर इनका जब आक्रमण हुआ, फिर इनके भाषाओं का इफेक्ट पड़ के फिर यहाँ भी अत्यंत समृद्ध होकर अलग अलग भाषाएं यहाँ भी बनी। भाषा वैज्ञानिकों ने अनेक समस्याओं का अध्ययन किया और सुयोग प्राप्त होने के बाद अनेक अलग भाषाओं का भी निर्माण किया। भारत में अनेक भाषाओं के क्षेत्र में, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, अब बताते हैं, अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी की जात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वत्र भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब कहते हैं कि यदि आप कानून के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ अनेक संहिताएं, अनेक ऐसी लॉ की बुक मिलेंगी, अनेक आपको यहाँ जांच पड़ताल में मिलेगी जो यूनान और जर्मनी, मतलब जो यूरोपियन जो कंट्री है उनके साथ मैच नहीं खाती, लेकिन फिर भी उसके साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ते रहती है। और बहुत सारी विभिन्नताओं को, बहुत सारी असामान्यताओं को, अगर आपके कोई सोसाइटी में अलग अलग भिन्नताएं हैं, उनको भी इनको ये सॉल्व करती है। विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र को किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध, और ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं, भारत की जो विधि शास्त्र है उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयचरिका सूत्रों को ही ले लें। अब ये दो बुक है लॉ से रिलेटेड, भारत के जो ग्रंथ हैं, विधि से जो रिलेटेड ग्रंथ हैं, धर्म सूत्रों या समयाचारिका सूत्र को ही ले लेते हैं, या धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। क्या है? धर्म सूत्र जो है मानव धर्मशास्त्र यानी मानव धर्म को समझाता है, उनकी जो आधारभूत, ह्यूमन की जो आधारभूत सामग्री है वो उपलब्ध कराते हैं। ह्यूमन नीड क्या है, ह्यूमन के रिलेटेड जो आपकी विधि क्या है, एक इंसान के लिए क्या क्या उनके लिए होने चाहिए, क्या क्या उनके लिए कानून होने चाहिए, वो कौन सा धर्म सूत्र बताता है। आगे बात करेंगे आपका। यदि आप लोग अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण और विकास के संबंध में प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर से जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भी भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन सुयोग अनायास ही मिल जाएंगे। अब एक एक चीज की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, एक एक चीज आप नोटिस कीजिएगा। आप पुरातत्व के बारे में बात यहाँ पे होती है, कानून के बारे में बात यहाँ होती है, राजनीति के बारे में बात होती है, इसमें राजनीतिक इकाइयों के बारे में बात हो रही है। क्या? अत्यंत सरल राजनीतिक इकाई, यानी सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई आप उसमें अगर रुचि रखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्राचीन युग के कानून और पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं, यानी प्राचीन जो कानून हैं उनके बारे में जो अनुसंधान हुए हैं, उनके बारे में, इनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी। यदि आपको विशिष्टता को परख करने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। ऐसे ही आपको भारत की जो ग्राम पंचायतें हैं उनके बारे में जब आप देखने जाएंगे तो आपको वहां पे आश्चर्य होगा, और आपको ऐसे ही वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रत्यक्ष दर्शन आप भारत की ग्राम पंचायतों का कर पाएंगे। और आप देखेंगे किस तरह सुव्यवस्थित तरीके से भारत की जो निजी मामले हैं, भारत की जो लोकल मामले हैं, वो ग्राम पंचायत पे किस तरह कुशलता पूर्वक हल होती है। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत ही बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। यानी भारत में सर्वत्र ग्राम पंचायत का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र सदैव विद्यमान है। आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में धर्म के वास्तविक
भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसकी प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्रियमान का रूप प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। यानी भारत में धर्म का वास्तविक उद्भव, धर्म कैसे बना, कैसे वो डेवलप हुआ, एक एक कड़ी भारत में धर्म का वास्तविक उद्भव, उसकी प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्रियमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। यानी एक तो कैसे वो उद्भव हुआ, उसकी प्राकृतिक विकास, उसके विकास के बारे में, उसके अपरिहार्य क्षीयमान का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों की जरयुक्ष धर्म की यह शरणार्थली है। यानी क्या क्या है, भारत ब्रह्म या वैदिक धर्म की भूमि है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म, यानी भारत वैदिक धर्म की भूमि है। दूसरा, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, यानी बौद्ध धर्म का यहाँ जन्म हुआ। पारसियों का जरयुग धर्म का यह शरणास्थली, यानी पारसियों की यह शरणास्थली है। जब पारसी को अपने मूल स्थान से भी हटाया गया, फिर भी पारसी कहाँ है, भारत में है। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच कहाँ पाएंगे। यानी भारत में आप अपने आप को कहाँ पाएंगे, भारत में आप आपको पाएंगे कि आपके पास प्राचीन भी है और आपके पास भविष्य भी है, दोनों के बीच, यानी इन दोनों, यानी आप अपने संभावनाओं के बीच भी और अपने प्राचीन इतिहास के बीच, इन दोनों के समक्ष पाएंगे। यानी आप में भारत के पास भूत भी है और भविष्य भी है। यानी वहां आपको एक ऐसा सुअवसर भी मिलेगा जो आप पुरातन विश्व में ही सुलभ हो, जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकता है। यानी इंडिया के पास आप भारत, यानी भारत के बीच आपको ऐसा अवसर मिलेगा जो पुराने समय में ही सुलभ हो सकती थी। यानी अभी के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी, अभी इतना जब डेवलप कर चुके हैं तो कम ही चांस है कि जो आपको अवसर कम मिल पाते हैं। आप आज किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह सभ्यता चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो, उच्च शिक्षा से हो, आप कहते हैं, मैक्स मुलर कहते हैं कि आप किसी भी समस्या को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी समस्या को ले लीजिए, उनका समाधान, अब वो समस्या कौन कौन सी है, शिक्षा से संबंध हो, उच्च शिक्षा से हो, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की हो, कानून बनाने की बात हो, ठीक है, इसमें बात करेंगे, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो या अन्य कोई कानून का मसला हो, सीखने या सिखाने योग्य कोई भी बात हो, भारत के स्वरूप में आपको एक ऐसा प्रयोगशाला मिलेगा जिसमें आप सारे प्रयोग कर सकते हैं। कानून बनाने से लेके, शिक्षा से लेके, हर एक प्रयोग के लिए भारत आपको तैयार खड़ा मिलेगा। आने वाले भविष्य की हर एक संभावना के लिए भारत आपको तैयार खड़ा मिलेगा। हर एक तरह की जो समस्याएं, हर एक तरह के जो समाधान है वो आपको सिर्फ मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिल सकता है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिल्टन की एक ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो अभी तक आपको पता भी नहीं होगा। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति और सदाशयता को जगाने का पाठ, जगाने वाले पाठ प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। अब एक यहाँ आपको मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति और सदाशयता को जगाने वाली बात यहाँ आपको प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। आगे इसमें बात करेंगे मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। यानी मानव मस्तिष्क के अध्ययन में, मानव मस्तिष्क के विकास में भारत का जो स्थान है विश्व में सबसे प्रथम है। इसको दूसरा स्थान भी प्राप्त नहीं है, इसको आप सेकंड पोजीशन पे भी नहीं रख सकते, इसका इतना दबदबा है। मानव मस्तिष्क में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों ना बना ले, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, मानव मस्तिष्क का विकास भारत में जिस तरह हुआ है उस तरह कहीं नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वो कहते हैं कि भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, दैवत विज्ञान में हो, या दर्शन का हो, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाजों का हो, परंपराओं का हो, प्राचीन कला या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का हो, इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको भारत में आना ही आना होगा। क्या आना ही आना होगा, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय, ग्रामणिक, सामंत्रिक एवं बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यानी भारतीय, यानी मानव सभ्यता से रिलेटेड एक बहुत बड़ा भाग भारत में है। कहाँ है?
भारत में है। आगे बात करेंगे। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्यान, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भारत का जो इतिहास है उसका कोई एक पार्ट भी आप पढ़ लीजिएगा, भारत का जो इतिहास है उसका कोई एक पार्ट भी आप पढ़ लीजिएगा। कौन, अब ये कौन कह रहे हैं, एक चीज आप देखिएगा, ये जो है आपको समझना है कि एक फ्रेडरिक मैक्समूलर है। कौन है? फ्रेडरिक मैक्समूलर हैं, और उनके सामने बहुत सारे सिविल सेवा अधिकारी, उनको ये भाषण दिया जा रहा है। बहुत सारे जो अधिकारी आने वाले हैं जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या जो इंग्लैंड के जो शासन है उनको संचालन करने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड का मदद करेंगे, उसके सामने कौन है? मैक्समूलर है। वो बता रहे हैं कि भारत का जो इतिहास है इतना बड़ा है, इतना पुराना है, इतना सुदृढ़ है कि उसका अगर आप एक पार्ट भी अच्छा से सीख लेते हैं, अच्छा से व्याख्यान उसके बारे में विवेचना कर लेते हैं, आपका अभी तक जो इतना पढ़े हैं ना आपने इंग्लैंड के बारे में, इतना पढ़े हैं ना यूरोप के बारे में, उस आपको एकदम छोटा लगेगा। एक पार्ट में ही क्या है? एक पार्ट में ही आपका समस्त जो इतिहास है वो पूरा समाहित हो जाता है। भारत का इतिहास इतना बड़ा, इतना सुदृढ़ और इतना पुराना है। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा। मैं अभी का जो है भारतीय साहित्य जो अभी चल रहा है, भारत का जो साहित्य है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम, क्या, किंतु भारत की उससे अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। अब कहते हैं अभी वाला चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भारत जब उस समय था जब उसकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी, अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसा क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतिशायी क्यों है, शक्तिशाली क्यों है। अब एक चीज बताइए, संस्कृत के बारे में फ्रेडरिक मैक्समूलर पढ़े हैं, संस्कृत में इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, संस्कृत इनका क्या है, ग्रेजुएशन है, संस्कृत के रूप में इन्होंने विश्वविद्यालय से पढ़ा है। आपको मैंने पीछे बताया है कि संस्कृत इन्होंने जर्मनी के एक विश्वविद्यालय से किया है, और इन्हीं संस्कृत के बारे में बोलेंगे कि अभी का जो भारत है, अभी का जो भारत का जो इतिहास है, अभी का जो भारत के ग्रंथ है जो संस्कृत, अभी के बारे में बात नहीं करते हैं हम, संस्कृत के बारे में बात करेंगे तो संस्कृत से ज्यादा शक्तिशाली आपको कुछ नहीं दिखता है। आगे बात करेंगे इसमें। चलिए आगे संस्कृत भाषा के बारे में कहते हैं कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है इसकी प्राचीनता। संस्कृत का जो सबसे पहली विशेषता है उसकी प्राचीनता को कहा गया है, वो कितना पुराना है वो उसकी सबसे पहली विशेषता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा भी संस्कृत काल का पुराना है, संस्कृत काल से भी पुराना है। ग्रीक भाषा जो हम यूज करते हैं, जो यूरोपियन लोग ग्रीक भाषा यूज करते हैं, वो संस्कृत काल से भी पुराना है। जिस रूप में आज हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। यानी ग्रीक जिस रूप में, ग्रीक का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, बहुत सारे वर्ड बने, बहुत सारे वर्ड चेंज हुए, वो जिस रूप में आज तक हमारे पास पहुंची है वो अभी भी ग्रीक कुछ ना कुछ प्राचीन है, कुछ ना कुछ जो पुराने शब्द हैं ग्रीक के वो अभी हम एज इट इज यूज करते हैं। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है, और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है इन दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ साम्य आवश्यक है। अब एक चीज बताते हैं, ग्रीक और लैटिन में भी कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है, उसमें कुछ ना कुछ और बनना अभी जरूरी है। किंतु समस्या यह थी इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे करें, कि इन दोनों में जो समानता है उसे कैसे व्यक्त किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द का निर्माण की प्रक्रिया लैटिन से हो मान लिया जाता था, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता है। यानी कुछ कुछ शब्द ऐसे होते थे जिसे लैटिन से बनता है, यानी हम लोग जानते हैं ना कि कुछ कुछ शब्द को कहा जाता है, जैसे अगर कोई ग्रीक शब्द है तो कहते हैं इन दोनों लैटिन शब्द के मिल से बना है, या लैटिन शब्द है तो इन दोनों ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब गॉथिक, एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटोनिक भाषाओं, पुरानी कलेक्टिव तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, यानी अन्य भाषा जो कौन कौन सा, गॉथिक, एंग्लो सैक्सन, ट्यूटोनिक, इसके बाद कलेक्टिव और स्लाव भाषाओं का अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं का भी किसी ना किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना पड़ा। यानी अन्य भाषाओं का भी जब विकास हुआ तो इन भाषाओं को भी लोगों ने स्वीकार किया। आगे बात करेंगे, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानता
और समानताओं के साथ साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया। तो देखिए कहते हैं आगे कि इन सभी भाषा एक दूसरे से रिलेट कैसे कर पा रही है, एक दूसरे से समानता कैसे है, और अगर समानता भी है, चलिए मान लेंगे एक दूसरे की पूरक है, तो ये एक दूसरे से भिन्न कैसे है। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह सा साबित होता है। यह रहस्य बना ही रहा और इसी कारण से ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। तो और बहुत सारी जो डाउट्स है वो क्रिएट हुई और इसके बाद किंतु किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच संस्कृत आ बैठी, तत्काल लोग ने एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। समझ में नहीं आ रहा था क्या कि हमारी जो पुरानी जो भाषाएं हैं, ग्रीक है, लैटिन है, अन्य जो भाषाएं हैं, वो एक दूसरे से समान कैसे है, भिन्न कैसे है, मतलब एक क्लियरिटी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही संस्कृत को इन सभी के बीच लाया गया तो एक क्लियरिटी, समानता और विसमानता दोनों समझ में आने लगी और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रज है और इसी से सभी डाउट जो होता है, हमारे भाषा विज्ञान के जो भी डाउट्स थे, लैटिन में ये शब्द कैसे आया और भी जो लैंग्वेजेस हैं उन सब में कुछ कुछ शब्द कैसे आया, कैसे बना है, इन सभी का जो है स्पष्ट हो गया कैसे बना है। और निश्चित ही पारस्परिक संबंध एक दूसरे से स्थापित हो गया और निश्चित ही इन संस्कृत इन सभी भाषाओं का अग्रज है, इन सभी भाषाओं से बड़ा है, इन सभी भाषाओं का बड़ा भाई है। ठीक है, उससे हमें ऐसे बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार के किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यानी इन सभी भाषाओं में हमारी जो और सभी यूरोपियन भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में भुला दी गई थी। क्या भुला दी गई थी? और उन सभी भाषाओं को हमारे संस्कृत की कुंजी से समझ में आ पाया है। आगे बात करेंगे हम लोग। यदि आग के लिए संस्कृत में अग्नि और लैटिन में इग्निस एक ही शब्द से मिल जाता है तो हम निर्धांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त अर्थों का अग्नि का ज्ञान हो चुका था। यानी लैटिन में इग्निस और संस्कृत में आग ये एक दूसरे से समान है और ऐसा क्या कहते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। किस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त अर्थों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। यानी इग्निस के जो अर्थ हैं वो अग्नि का ज्ञान हो चुका था, वो अग्नि को जानते थे। इग्निस जिन्होंने बनाया, इग्निस जैसा शब्द जिस भाषा वैज्ञानिक ने बनाया उन्हें अग्नि का ज्ञान था, संस्कृत के इस शब्द का ज्ञान था, तभी यहां से इग्निस आया है। तभी साथ ही लिथुआनिया, उलिंग्स और स्कोटिक भाषा में इंग्ले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लोव और ट्यूटोनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी। कौन से शब्द से? अग्नि से परिचित थी। भले वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द को क्यों ना गढ़ लिया गया हो, अग्नि के लिए भले ही और सब लैंग्वेज दूसरा शब्द ही क्यों यूज ना कर रहे हो, लेकिन वो भी इस भाषा से, संस्कृत से परिचित थी। दूसरे वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, दूसरे वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बात पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। यानी ये आश्चर्य की बात है कि कोई शब्द जो उसी लैंग्वेज का है जहां से वो जन्म लिया वहां से छोड़ के कहीं और क्यों पनपता रहता है जबकि कहीं कुछ कुछ शब्द वहां पे लुप्त हो जाता है, वहां उस शब्द की कदर नहीं होती। आगे बात करेंगे इसमें। ओहो, ठीक है। कल्पना कीजिए यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो ये कल्पना करने तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। मतलब देख रहे हैं, मूस यानी जो चूहा को है उसके लिए संस्कृत में जो मूस है वो और कैसे यूज हुई, ग्रीक में, लैटिन में, पुरानी स्लावोनिक में माइस और जर्मन में मूस कहते हैं। इसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिस काल की गणना आपने नहीं अपितु भारत के तीर्थक्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था तथा उसका मूस नाम भी रख दिया गया ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला ना हो जाए। यानी वो जो चूहा शब्द है जो संस्कृत से निकला और अन्य जो भी शब्द हैं, अन्य जो भी भाषा है उनमें चला गया। आगे बात करेंगे इसमें। इस प्रकार पुराने पत्थर या कांच के टुकड़े को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी और चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व संस्कृति अवस्था का कुछ
कमोवेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। आगे, इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, आर्यों का जो मूल भाषा क्या, संस्कृत, क्या आर्यों की जो मूल भाषा क्या है, संस्कृत, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन की प्रक्रिया की ही उपलब्धि था। वह भी जो है किसकी, वह भी उन लोगों की, उन लोगों यानी आर्यों की अत्यंत दीर्घकालिक चिंतन की प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। आगे, अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इन तीनों भाषाओं में एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। यानी इन सभी का, संस्कृत का, ग्रीक का और लैटिन का, इन सभी का अगर हम उद्गम स्थान खोजना चाहें कि कहां से ये सभी भाषाएं निकली है, इन सभी के बारे में हम पता करना चाहें तो उद्गम स्रोत पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे चलना होगा, हमको कितना प्राचीन जाना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीक और लैटिन तो अभी बनी है, संस्कृत तो और भी प्राचीन है, तो हमें बहुत इतिहास की गहराइयों तक जाना पड़ेगा। आगे बात करेंगे। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनान आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई। इस प्रकार हम पीछे जब जाते रहेंगे, इतिहास की गहराइयों में जाते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कहां से जो भी शक्तिशाली जातियां यानी अभी जो है हिंदू जो लोग हैं, ग्रीक लोग हैं, यूनान लोग हैं आदि, जो शक्तिशाली जातियां कहीं ना कहीं तो एक साथ होगी, उसके बाद ही ना अपने अलग अलग क्षेत्रों में गई है। और यह भी किसी सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव में घिस गंजकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक अस्मि जैसे यौगिक क्रियाएं मिलती है। क्या बोलते हैं, भाषा की एक ऐसी चट्टान और स्वरूप दिखाई देगा। जब हम लोग इतिहास की गहराइयों में जाएंगे तो चिंतन और परंपरा के प्रभाव के उतार चढ़ाव में घिस गांजकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा की प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक अस्मि जैसे यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरे भाषाओं में अस्मि और शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां मिल पाएगा। अब एक चीज बताएंगे, ये संस्कृत का यहाँ पे पूरा व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, संस्कृत का यहाँ पे पूरा व्याख्या कर रहे हैं। भाषा के क्षेत्र में मैक्स मुलर ने बहुत ही गहराई से समझाया है कि किस प्रकार भाषा समस्त संसार को कनेक्ट कर रहा है। जो संस्कृत है वो पूरे दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। वो कहते हैं क्या है कि मैं हूं के लिए जैसे भाव व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि से अच्छा शब्द कहां मिल सकता है। अस्मि का संस्कृत में क्या होता है, मैं हूं, क्या होगा, अस्मि मतलब मैं हूं होता है। और अस्मि से जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूं या ठहरता हूं, मैं जीता हूं, मैं उगता या उत्पन्न होता हूं, या मैं बदलता हूं जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएगी, किंतु अंगिक क्या है, अस्मि होगा ना, अस्मि यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। यानी अस्मि जो है, अच्छे अच्छे जो शब्द हैं वो जो सुंदर लगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, संस्कृत में मिलेंगे। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं। किसे, जो वास्तविक इतिहास है जो पूरे दुनिया को कनेक्ट करती है, वो किसे मानते हैं, संस्कृत को ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों, अनेक जातियों और क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। ठीक है, एक भाषा बोलना एक दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक एक परिचायक है। यानी एक भाषा बोलना, ठीक है, एक माँ के क्या, एक भाषा बोलना एक दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक और परिचायक। और भारत का पुरातन भाषा संस्कृति, यानी भात्रा नहीं है, भाषा, भारत का पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं है। यानी भारत का जो पुरातन भाषा संस्कृत सर्वभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यहाँ एक ऐसा पाठ है, यह एक ऐसा पाठ है, कौन सा, संस्कृत, जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी ना पढ़ पाते और ना कभी। और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा कुछ भी ना पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतनी ही कुछ सीख जाते जितना दूसरी और कोई भाषा कभी ना सीख पाती। यानी भारत की ये जो देन है, जो संस्कृत है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।
आगे, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल से फैला, और यूनान व रोम संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। कौन? संस्कृत भाषा का साहित्य। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी और किसी काम में मन नहीं लग रहा था। कौन सा? मैक्स मुलर कहते हैं कि मुझे उस एक दिन की भी याद है जब बहुत गर्मी थी और मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। आगे बात करेंगे। तभी एक संध्या कक्षा में हमारे एक मास्टर जी, कौन? डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों, जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। कौन? वो कहते हैं कि हमको कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक समय का बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी और इनके मास्टर जी जो है, इनके टीचर या डॉक्टर क्ली, कौन है मास्टर? डॉक्टर क्ली, वो कहते हैं कि भारत में एक ऐसी भाषा है जो लैटिन, जर्मन और रूसी में ही सर्वथा समान थी। ठीक है, यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। उनको लगा ये तो मजाक बात है, क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं था, क्यों, कि ग्रीक और जर्मन, रूसी, इन सभी भाषाओं के समान कोई सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट पर लिख दिए। अब तो हमारे सामने ऐसा तत्व उपस्थित थे जैसे जिसके आगे हमें नतमस्तक होना पड़ा। यानी जब मास्टर साहब शुरू में तो बोले थे कि ऐसा है कि इतना 3-4 लैंग्वेज जो हमारे पास है, रसियन हो, जर्मन हो या फिर ग्रीक हो, लैटिन हो, इन सभी भाषाओं के समान एक भाषा है संस्कृत। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इन सभी भाषाओं के समान, मतलब इतना सारा विविधता है, इतना लैंग्वेज में विविधता, लेकिन इन सभी को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने बताया, एक एक करके डिटेलिंग की, तो फिर उसके आगे क्या, संस्कृत के आगे मैक्स मुलर नतमस्तक हो गए। वो बताते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को अपने व्यापक तथ्य तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूं। क्या? भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूं। यानी भारत के ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, इतिहास को बढ़ाने के लिए भारत को बहुत ही आवश्यक है। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है। यानी भारत के साथ जब से हम कनेक्ट हुए हैं, भारत के साथ जब से हमारा परिचय हुई है, तब से यूरोप वासियों की अवधारणाएं जो है वो बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। क्या? वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। जो हम पहले थे वो नहीं है। जैसे ही हम भारत से कनेक्ट हुए तो हमें अपना मूल का ज्ञात हुआ, कि हम क्या हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय, भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में एक ऐसी अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्यभूत होंगे। मतलब मान लीजिए कि अभी अमेरिका के लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, और किसी कारणवश वो अपना लैंग्वेज भूल जाए और 2-3 हजार साल बाद उसे पता चले कि एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारे समान है, तो वो आश्चर्यचकित होंगे। यानी यूरोप में भी ऐसा हो सकता है ना कि कभी संस्कृत बोली जाती होगी और मे बी वो भूल जाए, फिर धीरे धीरे उस भाषा का रूपांतरण हो गया, लैटिन में हो गया, ग्रीक में हो गया, और बाद में हमें पता चले अरे यार इससे तो ये कनेक्ट होता है ना संस्कृत से। जिस प्रकार लैटिन और ग्रीक भाषाएं कनेक्ट हो रही है, उसी प्रकार हो सकता है कि संस्कृत ही बोली जाती हो। संस्कृत की खोज हमारे लिए आज ठीक वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की एक मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। यानी हमारा जो पुरानी जो भाषा है, उस प्रकार हमें लगता है कि हमारी ये जो बचपन है, जो जिसे हम भूल गए थे, वो फिर से हमें याद आ गई है। ठीक है, आगे। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही है कि हमारे पूर्वज के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में ज्ञात दिलाता है संस्कृत। हमारे जो शब्दों की जो गहराई है या फिर हमारे इतिहास की गहराई है, उसके बारे में याद दिलाता है संस्कृत। अब किसके इतिहास के बारे में? जो आपका यूरोपियन इतिहास के बारे में, ठीक है।
इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक उदार ही नहीं बनते तथा लाखों करोड़ों अजनबियों के साथ बर्बर समझे जाने वाले लोग भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तव रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। यानी संस्कृत सिर्फ हमें भाषाई ज्ञान या ऐतिहासिक ज्ञान यानी सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने मानवता भी सिखाया है। क्या? मानव जाति के बारे में हमारे व्यापक और उदार किए हैं, मानवता को उदार किया। लाखों करोड़ों अजनबियों के साथ बर्बर, बहुत से लोग क्या ऐसे मानते थे कि जो अजनबी हैं वो क्या है, तुच्छ हैं, जिन्हें अजनबियों को हम लोग जो तुच्छ समझते थे, हम लोग यानी यूरोपियन लोग कहते हैं अजनबियों को जो हम लोग तुच्छ समझते थे उसके प्रति हम लोगों ने उदारता संस्कृत से सीखी है। ठीक है, और क्या, और उन्हें परिवार के सदस्य के भांति गले लगाना कौन सिखाया? संस्कृत सिखाया है। मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया। किसने? संस्कृत ने, जो संस्कृत से पहले, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आगे बात करेंगे। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वो संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते। यानी भाषा विज्ञान के द्वारा हमने आज तक जो निष्कर्ष निकाले हैं, यानी भाषा विज्ञान का भी जो निष्कर्ष हुआ है, जो भाषा बनी है, वो संस्कृत की सहायता के बिना कभी नहीं प्राप्त किए जा सकते। यानी भाषा विज्ञान का जो इतना डेवलपमेंट हुआ है वो संस्कृत के अलावा किन्हीं और भाषा की सहायता से कभी नहीं ज्ञात किया जा सकता। और संस्कृत कहाँ की है? संस्कृत भारत की है। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्न मानव को एक अपने पूर्व को आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्न मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बना है। यानी संस्कृत ने मानव को, यानी जो ह्यूमंस है उसको क्या कहा है? अपने पूर्व को, यानी अपने मूल को पहचानने के, अपने वास्तविक मूल को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित करने के योग्य बनाया। ये कोई फ्रेंच में कुछ किन्हीं ने कहा है कि अपने मूल को पहचानिए, आप कहाँ से निकले हैं, अपना जड़ मत छोड़िए। इस फ्रेंच उक्ति को, यानी इस फ्रेंच कहावत को क्या क्रियान्वित, यानी अपने अंदर उतार सकने के योग्य बनाया है। किसने? संस्कृत ने। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अधिक वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है। वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उससे अपनी जीवन की यात्रा कहाँ से आरंभ की थी और कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुंचना है। संस्कृत के द्वारा ही मनुष्य जानता है कि उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी और उन्हें कहाँ पहुंचना है और कहाँ तक जाना है। आगे बात करना है। हम सब पूर्व से आए हैं। कौन सब पूर्व से आए हैं? जो फ्रेडरिक मैक्समूलर किन्हें कह रहे हैं? जो बड़े अधिकारी जो भारत में आने वाले हैं उन्हें, कि हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। ठीक है, और पूर्व को पहचान लेने से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है। अब एक चीज, पूर्व यानी मैंने आपको पहले ही बताया, पूर्वी देश यानी भारत, चाइना, एशियन कंट्री को लोग क्या एक तरह से बोल सकते हैं पूर्वी देश। यानी ये कहते हैं कि हम सर पूर्व से आए हैं, यानी हम लोग यहाँ है वो ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मूल कहाँ है? वो पूर्व में है। हमारा जो मूल है, हम वास्तव में कहाँ हैं? तो पूर्व से। भले ही हम अभी यहाँ पश्चिम में है, यूरोप में है, अमेरिका में, लेकिन हमारा जो मूल है, हमारी जो भारतीय जो सभ्यता है वो पूर्व से आई है। यानी हम पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूर्व से मिला है। यानी हमारे जीवन में हम जो भी यूज करें, हमारी भाषा हो गई, हमारी संस्कृति हो गई, कहीं ना कहीं पूर्व से ही रूपांतरित होकर आई है। और जो पूर्व की पहचान लेने से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया हो, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद ना भी हो, तो यह भी अनुभव आवश्यक होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। यानी हमने पूर्व से जो भी सीखा या फिर इस संसार में जो भी सीखा है, उन सभी शिक्षा का जो भी लाभ उठाया, भले वह प्राच्य विद्या यानी प्राच्य विद्या हो, प्राच्य विद्या या विशारद ना हो, भले वह हमारी प्रारंभिक शिक्षा या फिर अन्य शिक्षा ना हो, तब भी यह अनुभव आवश्यक होगा कि नानाविध स्मृतियां से भरे हमारे पुराने घर की ओर जा रहे हैं। यानी हम लोग जो जा रहे हैं, हम अपने कहाँ? पुराने घर की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अपने पुराने घर की ओर जा रहे हैं। आगे अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे, किन्हें कह रहे हैं?
अगले वर्ष जब आप लोग यानी जो हमारे अधिकारी हैं वो जब भारत के तट पर पहुंचेंगे, जब आपको जहाज से भारत के तट पर ले जाया जाएगा, तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जॉन को उस समय हुआ था। सर विलियम जॉन को क्या अनुभव हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आपकी हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट हुए और भारत के तट के दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, सबसे पहले कौन कहते हैं, विलियम जॉन्स क्या कहते हैं भारत दर्शन। जब वो भारत पहुंचे थे तो यहाँ पे विलियम का कुछ लाइन है, विलियम जॉन का कुछ लाइन है। वो कहते हैं जब आप लोग भारत पहुंचे तो आप इस गम में नहीं रहे यार घर से बहुत दूर आ गए हैं और यहाँ पे क्या होगा कैसे होगा इस संदेह में नहीं रहिएगा। तो विलियम जॉन जो है यहाँ से गए थे, उन्होंने क्या कहा था, भारत के दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत की यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। यानी विलियम जॉन्स अपने डायरी में लिखते हैं कि जब हम भारत पहुंचे, दिन रात प्रतीक्षा करने के बाद भारत हमारे सामने था, भारत का तट हमारे सामने था, फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। यानी अरब सागर से जो हवाएं थी वो हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। अब हम लोग कहाँ थे, यानी वो अरब सागर में थे। कहाँ थे, अरब सागर में थे। और उन्हें क्या दिख रहा था वहां से, अरब सागर से क्या, फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था। ठीक है, उसके बाईं ओर फारस और ईरान था और अरब सागर से आती हुई हवाएं हमारे जहाज के पीछे से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्र के चारों ओर घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिवर्चनीय है। आगे बात करेंगे। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धाती है। यानी एशिया की यह भूमि, कौन, भारत, बहुत ही ज्ञान विज्ञान की धात्री है, ज्ञान विज्ञान को धारण करने वाली है, आनंदकाय ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी है, एक से बढ़कर एक शानदार क्रियाकलापों और दृश्य भूमि है, मानव के प्रति प्रतिभा उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारें, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप, आकार प्रकार आदि के दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा और सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। ये किसका लाइन है, ये पूरा जो लाइन है आपका है विलियम जॉन्स का लाइन है और वो भारत के बारे में बहुत ही बड़ाई करते हैं। ठीक है, मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। यानी एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो अनदेखा, उन्हें नजरअंदाज किया गया क्योंकि वो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण तथा विविधताओं से भी परिपूर्ण है। कौन, भारत। आगे, भारत को सर विलियम जॉन्स ने जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, यानी भारत को सर विलियम जॉन्स जैसे कितने और स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो भारत को अपने मन की इच्छा, मन के आंखों से देख सके तथा भारत को वास्तविक रूप से पहचान सके। विलियम जॉन्स की, बहुत सारे विलियम जॉन्स की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जीन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है तो उसके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसकी प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर झोंके उन्हें झुला रहे थे। आगे, ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। यानी वो उन्होंने जब देखा कि भारत में इतनी सारी विशेषताएं हैं तो अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में कैसे परिणत किया जा सकता है, वो वैसे स्वप्नदर्शी थे। अरब सागर की शीतल हवाओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसे ही है। यानी आज से 100 वर्ष पहले, ये कब की बात है, लगभग 19वीं सदी की बात है। कहते हैं कि जो बात
आज से 100 वर्ष पहले थी, ठीक है, जो अभी आप लोग जा रहे हैं, आज से 100 वर्ष पहले जो भारत सोने की चिड़िया थी, आज भी भारत सोने की चिड़िया है, या यूं कहें कि आज भी वैसा ही हो सकती है। यानी आज भी अगर नहीं भी आपको लगता है कि नहीं भारत में अब कुछ नहीं बचा है, तो भारत अभी भी वो दबदबा रखता है कि आज भी वैसी ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की, यानी जब सर जॉन विलियम्स जब पहुंचे उसके बाद उन्होंने बहुत सारी क्या बोलते हैं आपको, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। कहाँ? कलकत्ता पहुंचने के बाद प्राच्य देशों के इतिहास, कौन कौन से क्षेत्र में? प्राच्य देशों के इतिहास, साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार और बड़ी बड़ी अनेक उपलब्धियां, अनेक विजय हासिल की। तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान अब तक उसके लिए विजय करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा है। तथा और क्या कहते हैं, एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। तथापि किसी ना किसी प्रकार तथापि कभी भी एक नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा और सिंध के पुराने मैदान अब उसके लिए विजय करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा है। तो ये था आपका पूरा भारत से हम क्या सीखे, फ्रेडरिक मैक्समूलर का एक लंबा चौड़ा भाषण था जो उन्होंने अपने अधिकारियों को मोटिवेट करने के लिए दिया था। जो इंग्लैंड से जो अधिकारी भारत आ रहे थे, उनके बारे में ये उन्होंने कहा है, उनको ये संबोधित करते हुए कहा है कि भारत से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत एक डीपली इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि खुद ये भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। बाकी अन्य क्षेत्रों में इन्होंने बताया कि भारत सभी क्षेत्रों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बिल्कुल डीपली बताया है कि क्या किया है, कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई, कैसे भाषा बना, और वो भाषा कैसे कनेक्ट करती है हमें पूर्व से, कैसे हमें बताती है कि हमारा जो मूल जो है, हमारा जो हम जहां से निकले हैं वो वास्तव में हम पूर्व ही है, हम वास्तव में पूर्व के ही लोग हैं। हम पश्चिमी देश भले ही कहे जाते हैं, हम भले यूरोपियन है, लेकिन हमारा जो मूल है, हम वास्तविक जो कहीं के हैं, तो वो कहाँ है, हम पूर्व से ही हैं। तो ये कंप्लीट है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। हम किसी एक नए सेशन में आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी देने जा रहे हैं। रोशनी पब्लिकेशन के ये सारी बुक्स हैं जो कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। कैप्टन गोधली, प्यूसम, वर्णिका, क्लास 11 एवं 12 के लिए दिगंत एवं रेनबो आप लोगों को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप बिहार के किसी भी जिले से हो, आपके नजदीकी बुक स्टोर पे ये बुक आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।